नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे कि क्या कुछ आपके लिए आज खास है। वर्ल्ड नाउ की पहली खबर में हम बात करेंगे ईरान के उस हौसले की जिसे तोड़ने के लिए अमेरिका और इजरायल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 28 फरवरी से जारी हमलों के बाद भी ईरान ने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है। 14 दिनों की तबाही के बाद अब तस्वीर बदल रही है। ईरान ने अपनी प्रॉक्सी वॉर और सटीक मिसाइल हमलों से अमेरिका के रक्षा चक्र को जिस तरह से चुनौती दी है, उसने वाशिंगटन और तेल अवीव की नींदें उड़ा दी। ईरान ने केवल जवाबी हमले नहीं किए हैं, बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके वैश्विक ऊर्जा बाजार में कोहराम मचा दिया है। कई देशों में गैस और तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इजरायल में जारी अनिश्चितता और ईरान के ठिकानों पर हुए हमलों के बावजूद ईरान की तरफ से लगातार ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स का आना यह साबित करता है कि यह युद्ध अब किसी एक तरफा हमले से बहुत दूर जा चुका है। ईरान सरेंडर करने की बजाय अब एक बदला लेने वाली शक्ति के रूप में उभरा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजरायल का ऑपरेशन एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जिससे बाहर निकलना अब नामुमकिन सा लग रहा है। वर्ल्ड नाउ में हम दूसरी खबर में बात करेंगे उस खतरनाक बिसात की जहां मिडिल ईस्ट की जंग अब वैश्विक शक्तियों के बीच की ग्रेट गेम बन चुकी है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान दिया कि ईरान को पुतिन और शी जिनपिंग का पर्दे के पीछे से समर्थन मिल रहा है। और ये बयान दिखाता है कि अमेरिका अब इस बात को लेकर के बेहद चिंतित है कि मिडिल ईस्ट की जंग यूक्रेन से कितनी गहराई से जुड़ गई है। पुतिन के लिए ये एक बड़ा मौका है। उन्हें लगता है कि जैसे अमेरिका यूक्रेन में उन्हें उलझा रहा है, अब वही हाल मिडिल ईस्ट में अमेरिका का होगा। रूस के लिए ईरान का संघर्ष अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत को कमजोर करने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। ट्रंप प्रशासन का यह डर बेबुनियाद नहीं है। यदि ईरान और रूस की धुरी और मजबूत होती है तो यह युद्ध केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। क्या पुतिन ट्रंप के शिकार में सफल हो पाएंगे? क्या ये जंग आने वाले समय में एक वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगी? इस पर हम चर्चा करेंगे। वर्ल्ड नाउ में हम तीसरी खबर में बात करेंगे उत्तर कोरिया के बारे में। प्योंगयांग से आई वो आवाज जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। आज उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट से समुद्र की ओर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। और ये केवल एक परीक्षण नहीं है, बल्कि एक खतरनाक संदेश है। जापान और दक्षिण कोरिया में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन असली घबराहट वाशिंगटन में है। उधर जापान के पीएम ने पोस्ट करके कहा कि किम ईस्ट एशिया में युद्ध जैसे हालात करना चाहते हैं। उधर ईस्ट एशिया और दक्षिण कोरिया से कई हथियार और अन्य चीजों के अमेरिका ने हटाया, उसे मिडिल ईस्ट में ईरान की ओर भेजा। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों का सामना करने के लिए अपने सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम थार्ड और पैट्रियट बैटरियों को दक्षिण कोरिया से हटा करके मिडिल ईस्ट भेजना शुरू कर दिया है। किम जोंग उन ने ठीक उसी सुरक्षा गैप का फायदा उठाया। अमेरिका का अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर मिडिल ईस्ट की आग बुझाने जाना अब साउथ कोरिया के लिए एक बड़ी चिंता बन गया है। क्या अमेरिका एक तरफ की जंग जीतने के लिए एशिया में एक नया मोर्चा खोल रहा है? क्या किम जोंग उन इस मौके का फायदा उठा करके मिडिल ईस्ट की जंग में परोक्ष रूप से उतरने की तैयारी कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब अपने 15वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज 14 मार्च 2026 को स्थिति तब और गंभीर हो गई है जब अमेरिका ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल हब खर्ग द्वीप पर भीषण हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने द्वीप पर मौजूद ईरान के सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। हालांकि ईरान ने उन दावों को खारिज करते हुए जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रखा है। आज अमेरिका ने मुख्य रूप से ईरान के खर्ग द्वीप पर एक बड़ा सैन्य हमला किया और यह हमला ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, जहां अमेरिका और इजरायल संयुक्त रूप से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। अब यूएस का जो हमला खर्ग में हुआ है, वहां पर क्या तबाही रही वो जरा आप जान लीजिए। खर्ग द्वीप पर अमेरिका ने हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को लेकर के खुद घोषणा कर दी।
मिडिल ईस्ट में सबसे शक्तिशाली बमबारी की, सभी सैन्य ठिकाने पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए हैं, यह घोषणा उनकी तरफ से की गई है। मिसाइल स्टोरेज, ड्रोन स्टोरेज, कमांड सेंटर पर हमला हुआ है। तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझ करके नहीं छुआ गया है और हॉर्मुज में जहाजों को रोका तो तेल सुविधाओं पर हमला होगा। अमेरिकी सेना ने वीडियो भी जारी किया और बमबारी भी दिखाई है। अमेरिका ने जहां पर हमला किया है उसका क्या महत्व है, चलिए वो भी जान लीजिए। दरअसल ईरान में खर्ग द्वीप एक महत्वपूर्ण जगह है। खर्ग द्वीप ईरान का सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र है। यहां से लगभग 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है और अमेरिका का मुख्य फोकस खर्ग द्वीप पर रहा है। लेकिन इस पर ईरान भी शांत नहीं बैठा है। ईरान के जवाबी हमलों में अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हैरानी की बात यह है कि भीषण बमबारी के बावजूद ईरान का रक्षा तंत्र टूटा नहीं है। ईरान ने अपने मिसाइल, ड्रोन हमलों से न केवल इजराइल बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में खलबली मचा दी है। कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में मिसाइलें गिरी। हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बड़ा सिस्टम शॉक बन गया है। तनाव इस कदर बढ़ गया है कि बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर भी ड्रोन हमले शुरू हो गए हैं। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर आज ईरान से जुड़े ग्रुप्स ने हमला किया और ये ईरान अमेरिका युद्ध के जवाबी हमलों का हिस्सा है। अमेरिका के खर्ग द्वीप पर बड़े हमले के बाद ऐसा हुआ है। उधर अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 2500 और मरीन सैनिकों को तैनात करने के आदेश दिए हैं। लेकिन यह युद्ध का विस्तार ही लग रहा है। कैसे लग रहा है, चलिए आपको बता देते हैं। मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती किस तरीके से बढ़ाई जा रही है। मिडिल ईस्ट यूएसएस त्रिपोली, LHA-7 भी इसे कहते हैं, इसकी वहां पर तैनाती कर रहा है। यूएस ने एम्फीबियस असॉल्ट शिप को भेजने का आदेश भी जारी कर दिया है। संघर्ष समुद्री मार्ग को देखते हुए अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया है। यूएस सेना की 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट वहां पर भेजी गई है। ये तैयारियां हैं उसकी, अलग अलग जगह से भेजे जा रहे हैं जहाज और सैनिक। 31वीं मरीन में करीब 2500 सैनिकों को उसमें भेजा गया है। ईरान में जमीनी स्तर पर युद्ध का यूएस प्लान कर सकता है। तो यहां सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस अब्राहम लिंकन या यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक जैसे जहाज नहीं है। अब्राहम लिंकन और जेराल्ड मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इनका काम फाइटर जेट उड़ाना है, हवाई हमले करना, दुश्मन के ठिकानों पर दबाव बनाना, मिसाइल ड्रोन खतरे के बीच में हवा में सुरक्षा देना। जबकि अगर हम बात करें यूएसएस त्रिपोली की, तो ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसे समुद्र के रास्ते सैनिक हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और भारी सैन्य उपकरण लेकर के तट के बेहद करीब तक ले जाने में बनाया गया है। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जहाज उस स्थिति में ज्यादा काम आता है जब सिर्फ हवाई हमला काफी ना हो और समुद्र से सीधे सैनिक उतारने हो, तब इसकी जरूरत पड़ती है त्रिपोली की। अब अगर इसे भेजा जा रहा है तो सवाल तो खड़े होंगे कि क्या ईरान के अंदर अब जमीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अमेरिका ईरान को झुकाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार उसकी तरफ से कोशिशें हो रही हैं। इतना सब करने के बाद ईरान के कई नेताओं पर अमेरिका ने इनाम तक घोषित कर दिया है। अमेरिका ने मुस्तफा, जो वहां पर अयातुल्ला अली खामनेई की जगह बैठाए गए हैं, उनके समेत कई नेताओं को पता अगर उनका देते हैं, जो भी लोग उनका पता या जानकारी देंगे तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। IRGC के प्रमुख नेताओं पर भी $10 मिलियन तक की राशि घोषित कर दी गई। अब किस किस पर यह इनाम घोषित किया गया है, जरा वो भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला नाम और इसमें सबसे पहली तस्वीर मुस्तफा खामनेई की है। सुप्रीम लीडर है ईरान के, अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं, उनकी जगह ये बैठाए गए हैं। इन पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया गया है। इसके बाद एक तस्वीर आपको अली लारिजवानी की दिखाते हैं, सुप्रीम सलाहकार हैं, इन पर भी $10 मिलियन का इनाम रखा गया है। इसके बाद आते हैं इस्माइल खतीब, ये इस्माइल खतीब हैं, इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं और सिक्योरिटी भी इन्हीं के पास है, इन पर भी $10 मिलियन का इनाम रखा गया है। एस्कंदर मोमेनी, ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इन पर भी $10 मिलियन का इनाम रखा गया है। इब्राहिम अकील, जो कि हिजबुल्लाह का लीडर है, इस पर $7 मिलियन का इनाम रखा गया है। तो इस तरीके से अमेरिका लाखों उपाय कर रहा है ताकि वो ईरान को काबू कर सके।
लेकिन उसके ठीक उलट ईरान और ज्यादा मजबूती से जवाब दे रहा है। जब ट्रंप से पूछा गया कि ये युद्ध कितने समय तक चलेगा, तो ट्रंप ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. Their country's in bad shape. The whole thing is collapsing. ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने 359 नाम की नई लॉइटरिंग सरफेस टू एयर मिसाइल पेश की है, जो बिना रडार के मदद के अपने आप ड्रोन का शिकार करती है, और ये पुराने 358 का बड़ा और तेज वर्जन है। पिछले 11 दिनों में 358 ने कई MQ-9 रीपर और हर्मीज 900 ड्रोन को गिराया है। 359 से अमेरिकी और इजरायली ड्रोन अब और ज्यादा खतरे में है, क्योंकि पेंटागन में उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। ईरान के हथियार के सामने यूएस दरअसल पस्त नजर आ रहा है। ईरान ने जो नया हथियार 359 पेश किया, उसके बारे में जरा आपको बता दें। 359 लॉइटरिंग सरफेस टू एयर मिसाइल है, और ये 358 मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। ये मिसाइल बिना रडार के इस्तेमाल किए ड्रोन को ढूंढ करके मार देती है, और पिछले 11 दिनों में 358 ने तबाही मचाई हुई है। 358 ने यूएस MQ-9 रीपर, इजरायली हर्मीज 900 ड्रोन को गिरा दिया है। 359 के आने से मिडिल ईस्ट में सभी ड्रोन खतरे में पड़े हैं। पेंटागन के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। अमेरिका के लाख दबाव के बाद भी ईरान ने घुटने नहीं टेके हैं। ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी बंद कर दी। इससे कई देशों में गैस और तेल की किल्लत हो गई है। हाहाकार मचा हुआ है। अब खबर यह भी है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कुछ तेल टैंकर्स को अनुमति देने पर विचार कर रहा है, लेकिन शर्त यह हो सकती है कि तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर की बजाय चीनी मुद्रा युआन में हो। इस प्रस्ताव से वैश्विक तेल बाजार में और ज्यादा हलचल बढ़ गई है, और यह सीधे सीधे डॉलर को गिराने वाली बात हुई और युआन को वैश्विक स्तर पर उठाने वाली बात हुई। 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर तक कीमतें पहुंच गई हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। वो छोटा सा 34 किलोमीटर का चौड़ा रास्ता हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से पूरी दुनिया का तेल आयात निर्यात होता है, और इसी वजह से यहां किसी भी तरह का तनाव वैश्विक तेल बाजार को तुरंत प्रभावित करता है। हाल के तनाव के कारण तेल की कीमतें जुलाई 2022 के बाद सबसे ज्यादा स्तर तक पहुंच गई हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बड़ा संकट पैदा हुआ था, और उसके बाद अब यह संकट पैदा हुआ है फिर से। किस तरीके से हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा इससे, चलिए वो जान लेते हैं। यूएस से जो वॉर हो रही है उससे मुद्रा हथियार क्यों कहा जा रहा है? अगर चीन की मुद्रा में अगर ये व्यापार शुरू हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर तेल का जो व्यापार है वो अमेरिकी डॉलर्स में होता है। रूस पर प्रतिबंध के बाद दूसरी मुद्रा में व्यापार हो रहा है, ये ज्यादातर तेल का व्यापार होता है। इसके बाद कुछ जगह पर तेल रूबल या युआन में भी बेचा जा रहा है। रूबल रूस की करेंसी, युआन चीन की करेंसी। चीन चाहता है कि दुनिया में युआन का इस्तेमाल बढ़े, उसका दबदबा बढ़े। सऊदी से तेल खरीदते समय चीन ने युआन का पेमेंट किया। फिलहाल अमेरिकी डॉलर ही तेल का व्यापार होता है। युआन को अभी तक वैश्विक बाजार में स्वीकृति नहीं मिली है, और जाहिर सी बात है कि ईरान किसी भी हद तक पीछे नहीं हटने वाला है, और वो लगातार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को निशाना बना रहा है। अब खबर है कि ईरान के हमले में इजरायली पीएम नेतन्याहू की मौत हो गई है। हालांकि इसकी पुष्टि इजरायल की ओर से नहीं की गई है, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि मिसाइल के हमले में नेतन्याहू मारे गए हैं। लगातार सोशल मीडिया पर भी इस तरह का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी भी बाकी है, लेकिन जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें दावा किया गया कि नेतन्याहू की बॉडी ले जाई जा रही है। ये तस्वीरें जरा देखिए। इन तस्वीरों के माध्यम से यह कहा जा रहा था कि नेतन्याहू की बॉडी ले जाई जा रही है। नेतन्याहू के मरने की सिर्फ खबरें आई, 40वें की सिर्फ खबरें आई, लेकिन ना कोई तस्वीर आई, ना ही सुपुर्दे खाक की कोई तस्वीर आई। लेकिन इन तस्वीरों के माध्यम से ये जताने का, बताने का प्रयास किया गया कि नेतन्याहू को ले जाया जा रहा है, उनकी बॉडी को ले जाया जा रहा है। ईरान ने तेल अवीव समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में तबाही मचाई, और एक बात साफ है कि मिडिल ईस्ट की जंग इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं थमने वाली है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि पुतिन क्या ट्रंप का शिकार करेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में छिड़ी अब ये जंग अपने 15वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। इस बीच कई ऐसे बिसात बिछाए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब वैश्विक शक्तियों के बीच की ग्रेट गेम बन चुकी है। एक तरफ अमेरिका की प्लानिंग है, दूसरी तरफ कई शक्तियां मिडिल ईस्ट की जंग में अपना सीक्रेट गेम खेल रही हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में रूस और चीन अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के साथ पहले दिन से खड़े हुए हैं, जबकि उस दिन से खड़े हुए हैं ये दोनों देश जब अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा था तब से। लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से शांति की ही बात करते हैं, चाहे फिर रूस हो या फिर चीन। लेकिन अब खबर यह है कि पुतिन ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरान सटीक ठिकानों पर जो हमले कर रहा है उसके पीछे रूस ही है, ये इशारा किया जा रहा है। रूस की ओर से तेहरान को लोकेशन मिल रही है, यानी कि रूस लोकेशन दे रहा है और ईरान अमेरिकी निशानों को नेस्तनाबूद कर रहा है। और अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का अंदाजा होने लगा है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान दिया कि ईरान को पुतिन और शी जिनपिंग का पर्दे के पीछे से समर्थन मिल रहा है। ये बयान ये दिखाता है कि अमेरिका अब इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि मिडिल ईस्ट की जंग यूक्रेन से कितनी गहराई से जुड़ गई है। ट्रंप ने क्या कहा? ईरान की मदद कर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन, ये उनकी तरफ से कहा गया है। मिडिल ईस्ट में तेहरान की मदद की जा रही है चीन की तरफ से, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। रूस चीन की मदद से ही ईरान अब तक लड़ाई में टिका हुआ है, लड़ाई लड़ रहा है, ये भी पुतिन को लेकर के और शी जिनपिंग को लेकर के ट्रंप की तरफ से कहा गया। पुतिन को लगता है कि मैं यूक्रेन की मदद कर रहा हूं। अब उसके पक्ष में वो एक दूसरी बात भी कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि पुतिन ये सोचते हैं कि मैं यूक्रेन की मदद कर रहा हूं इसलिए वो ईरान की मदद कर रहे हैं, जबकि मैंने दुनिया में अभी तक 8 जंग रुकवाई है। ये वही महाशय हैं जो ईरान में जंग करवा रहे हैं और फिर भी क्रेडिट ले रहे हैं कि इन्होंने दुनिया में 8 जंग रुकवाई है। अभी भी इनके इशारे पर, निशाने पर इतने ज्यादा देश हैं कि अगर मैं गिनना शुरू करूं तो 8 तो वो वही नाम हो जाएंगे। इन्हें क्यूबा भी चाहिए, इन्हें मैक्सिको भी चाहिए, इन्हें कनाडा भी चाहिए और ये फिनलैंड तक भी जा पहुंचे हैं। कहीं कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा है, आयरलैंड नहीं छोड़ा है, कोई सा ऐसा देश नहीं छोड़ा है जहां पर यह शांति न चाहते हो और ये कह रहे हैं कि इन्होंने दुनिया में 8 जंग रुकवाई है। हालांकि अगर देखें तो पुतिन के लिए ये एक बड़ा मौका भी है। उन्हें लगता है कि जैसे अमेरिका यूक्रेन में उन्हें उलझा रहा है, अब वही हाल वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का करेंगे। मिडिल ईस्ट की जो जंग है उसमें अमेरिका को फंसाए रखना भी रूस की प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा है कि वहां पर उसे फंसा दो, यूक्रेन में वो जो करना चाहता है वो कर देगा। रूस के लिए ईरान का संघर्ष अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत को कमजोर करने का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। ट्रंप प्रशासन का ये डर बेबुनियाद नहीं है। यदि ईरान और रूस की धुरी और मजबूत होती है तो यह युद्ध केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। पुतिन का मकसद क्या है? पुतिन का मकसद है अमेरिका को कमजोर करना और फिलहाल जो पुतिन चाह रहे हैं वही काम ट्रंप कर रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि ट्रंप दुनिया के कई देशों से भिड़े और अमेरिका को कमजोर करे और फिलहाल अमेरिका यही कर रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके लाने से कई देश नाराज हुए। ट्रंप की टैरिफ नीति से दुनिया उसके खिलाफ हुई, खुद उनके देश में उनके खिलाफ नारेबाजी हो गई। मिडिल ईस्ट में जंगी मैदान तैयार करने पर कई देश नाराज हैं। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसमें कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं और पुतिन कई देशों से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सुपर पावर वाला टकराव है कि अमेरिका सुपर पावर की भूमिका से नीचे उतरे तो रूस ऊपर जाए। लेकिन अभी जो हाल अमेरिका का हो रहा है, यानी कि कई देशों का उनके खिलाफ आना, यही हाल कभी रूस का भी हुआ था जब यूक्रेन के साथ युद्ध जैसे हालात बने, लेकिन महज 4 सालों में स्थिति उलट गई। अब मिडिल ईस्ट में पुतिन ट्रंप का शिकार करेंगे, सवाल यह है। मिडिल ईस्ट में यूएस फंसा हुआ है जंग में। मिडिल ईस्ट युद्ध में पुतिन
सैन्य हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। रूस का फोकस अभी भी यूक्रेन युद्ध पर है और वो स्मार्ट इनडायरेक्ट रणनीति से यूएस को कमजोर करने में लगे हुए हैं। ईरान को अमेरिकी खुफिया इंटेलिजेंस जानकारी दे रहा है रूस। ये उस पर आरोप भी लगे और कई बार इसे साबित करने के लिए अमेरिका की तरफ से कई बार बयानात भी दिए गए। रूस ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों की लोकेशन दे रहा है, ये भी अमेरिका ने कहा। यूएस को यूक्रेन से डाइवर्ट क्यों करना है वो जरा समझ लीजिए। मिडिल ईस्ट युद्ध में अमेरिका का पूरा फोकस हो जाए, यूक्रेन में अमेरिकी मदद कम हो जाए और युद्ध खिंचने से रूस को समय मिल रहा है। रूस का यूक्रेन प्लान मजबूत होता जा रहा है और अब रूस यूक्रेन में लगातार हमले कर रहा है। तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं जिससे आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और ये खार्ग द्वीप हमला जो हुआ है उसमें हॉर्मुज में तनाव से ऑयल प्राइस 40% तक बढ़ गए हैं। हॉर्मुज में तनाव से रूस को अरबों डॉलर का फायदा हुआ है। दुनिया का बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है रूस, उसे इससे भी तो फायदा होगा। अमेरिकी डॉलर इसी वजह से घाटे में जा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव से रूस की इकोनॉमी मजबूत हो गई। पूरा डिप्लोमेसी का खेल है। पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम का सपोर्ट कर दिया, सीज फायर करने की अपील कर दी और पुतिन नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में फिलहाल शांति हो जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध से यूएस इजराइल फंसा रहेगा और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्लानिंग प्रॉक्सी वॉर वाली चलती रहेगी। ईरान को हथियार देकर के अमेरिका को थकाने की प्लानिंग है। रूस को कमजोर नहीं मजबूत बना रहे हैं पुतिन। युद्ध लंबा खिंचा तो पुतिन को फायदा होगा ही होगा और यह फायदा और ज्यादा समय के साथ बढ़ जाएगा। पुतिन यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन मार्च 2026 में स्थिति ऐसी है कि उनका स्प्रिंग समर 2026 वाला ऑफेंसिव प्लान काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। खबर है कि अमेरिका और इजराइल मिडिल ईस्ट की जंग में फंसे हुए हैं। रूस को समय मिल रहा है और यूक्रेन में उसकी अपनी प्लानिंग चल रही है कि अमेरिका उलझा रहे मिडिल ईस्ट में, यूक्रेन को कोई मदद ही ना मिले और यूक्रेन पर पिछले 4 साल से जो कोशिश रूस की तरफ से की जा रही थी उस पर कब्जा करने की, वो प्लानिंग पूरी हो जाए रशिया की। पुतिन का लक्ष्य है 2026-27 में डोनेस्क, लुहांस्क पर पूरा कब्जा करना, जेपोरेजिया, डेनप्रोपेट्रोव्स्क में आगे बढ़ना, ओडेसा की तरफ देखना और अमेरिका के मिडिल ईस्ट में फंसने के कारण रूस यूक्रेन में बड़ा हमला भी कर सकता है। पुतिन कुछ बड़ा करने की कोशिश जरूर करेंगे और ये होगा, बहुत जल्द होगा। ये खबरें भी आएंगी कि पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है। यूक्रेन को मदद कौन देता है? अमेरिका। अमेरिका कहां बिजी है? मिडिल ईस्ट में। फायदा किसका? पुतिन का। नुकसान किसका? यूक्रेन का। मिडिल ईस्ट में जंग खत्म कराने को लेकर के पुतिन ने एक सुझाव भी रखा है कि ईरान में जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की थी और इसी शो वर्ल्ड नाउ में हमने आपको वो बातचीत के बारे में बताया भी था। इस बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप के सामने जंग खत्म करने को लेकर के कुछ सुझाव दिए। इनमें एक अहम सुझाव था ईरान के यूरेनियम को रूस ट्रांसफर करने का, जिसे ट्रंप ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया था। अरे इसी यूरेनियम को लेकर के तो पूरा बवाल मचा हुआ है और ऐसे में रशिया ने ऑफर रख दिया अमेरिका को कि वो हमें ही ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा। ट्रंप ने इसे ठुकरा दिया। फोन कॉल में पुतिन ने ईरान की इनरिच्ड यूरेनियम को रूस भेजने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ट्रंप ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए इनकार कर दिया। पुतिन का ये जो प्रस्ताव था वो अमेरिका या इजराइल के सैनिकों को जमीन पर उतारे बिना भी ईरान के परमाणु भंडार को हटाने में मदद कर सकता है। रूस पहले से ही एक न्यूक्लियर पावर है और उसने 2015 के परमाणु समझौते के तहत पहले भी ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम को अपने यहाँ सुरक्षित रखा था। रूस उन गिने चुने देशों में से एक है जिसके पास इस यूरेनियम को अपने पास रखने की तकनीकी क्षमता है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब पुतिन ने अमेरिका को ईरानी यूरेनियम को लेकर के ऐसा प्रस्ताव दिया। पिछले साल जून की अगर बात की जाए तो जून में जब अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज, इस्फहान, फोर्दो पर हमला किया था, उससे पहले भी पुतिन ने ट्रंप के सामने एक ऐसा ही ऑफर रख दिया था। हालांकि उस वक्त ईरान ने भी इसे खारिज कर दिया था और कहा था कि वो अपनी यूरेनियम ईरानी सुविधाओं के भीतर ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में रखने के लिए तैयार है।
अमेरिका और इजराइल ये दावा करते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और वो अगर ऐसा कभी नहीं होने देगा। अमेरिका तो बार बार यही बात कहता है कि वो कभी ऐसा होने नहीं देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुतिन ने ऐसा ऑफर रखा तो ट्रंप ने इसे क्यों नहीं माना। खबर है कि इसके माध्यम से पुतिन ईरान के यूरेनियम को सुरक्षित रखकर न्यूक्लियर वेपन बना करके ईरान को दे सकते थे और शायद यही वजह रही कि अमेरिका ने इस खतरे को भापा और ट्रंप ने पुतिन के इस ऑफर को ठुकरा दिया। हालांकि पुतिन मिडिल ईस्ट की जंग में पर्दे के पीछे गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल ये पर्दे के पीछे सारा गेम चल रहा है। इससे फायदा कितना है रशिया का? रशिया बार बार ये कहता है कि वो खड़ा हुआ है ईरान के साथ। हाँ, Mi-28 भी उसकी तरफ से भेजे गए थे। क्यों? क्योंकि शाहिद 136 ईरान की तरफ से रशिया को लगातार भेजे जा रहे हैं जब वो यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। रशिया और अमेरिका की अगर आप न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो रशिया अभी भी नंबर 1 वाली पोजीशन पर है। अमेरिका भले ही कहे, डंका पीटे कि वो नंबर 1 है, लेकिन ऐसा है नहीं। रशिया नंबर 1 है न्यूक्लियर वेपन रखने के मामले में और 440 किलोग्राम अगर वो एनरिच्ड यूरेनियम भी अपने पास रख लेता तो उसके साथ वो या तो नंबर 1 में और ऊपर चला जाता या फिर वो ये हथियार बना करके ईरान को दे देता और ईरान उस लिस्ट में शामिल हो जाता जिसमें तमाम देशों के नाम है कि वो कौन कौन से देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन रखते हैं। उसमें एक नाम जुड़ जाता या फिर रशिया ऊपर चला जाता। रशिया को दूसरा फायदा यह है कि अमेरिका को वो यहां पर उलझा करके रखेगा, यूक्रेन में मनमानी करेगा और यूक्रेन में 4 साल में उसे जो परिणाम नहीं मिला वो इन महीनों में मिल सकते हैं जब अमेरिका उलझा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि दुनिया में कई जगह युद्ध और तनाव और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर से मिडिल ईस्ट में ये सब कुछ चल रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान का संघर्ष जरूर चल रहा है, लेकिन उसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा, जापान उत्तर कोरिया भी अब इस लिस्ट में शुमार हो गया है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और उसके माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार ये कहानी क्या है। मिडिल ईस्ट में जंग बीते 15 दिनों से चल रही है और इस जंग में ईरान और इजराइल के साथ अमेरिका को भी नुकसान हुआ है। इसके साथ मिडिल ईस्ट के कई देश इस संघर्ष में आग में झुलस रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान और अफगान में सीमा विवाद संघर्ष चल रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमला कर रहा है तो अफगान भी पाक को भरपूर नुकसान पहुंचा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के 4 साल हुए हैं और वो अब भी जारी है। इन सब के बीच में किम ने मिसाइल दाग करके ईस्ट एशिया में माहौल को गर्मा दिया है। तस्वीरें दुनिया को हिला रही हैं। ये ग्लोबल वॉर दुनिया में हाहाकार लेकर के आई हुई है। एशिया में एक बार फिर से तनाव की नई लकीर खिंचती दिख रही है। जिस समय मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका, इजराइल इन सब के बीच में संघर्ष तेज हो रहा है, उसी समय पूर्वी एशिया में भी एक नया सैन्य हलचल देखने को मिल रहा है जो कि वैश्विक चिंता को भी बढ़ा रहा है। हुआ क्या, चलिए वो आपको बताते हैं। उत्तर कोरिया, वहां के तानाशाह किम जोंग उन, वहां से एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी गई है जो कथित तौर पर जापान की दिशा में दागी गई और इस घटना के बाद जापान और साउथ कोरिया में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर कोरिया ने संभवतः एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये मिसाइल जापान सागर की दिशा में दागी गई। इस लॉन्च के तुरंत बाद जापान में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। जापान की सरकार ने नागरिकों को सतर्क रहने और आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देने की अपील की है ताकि किसी भी अफवाह में वो लोग ना पड़े। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं ये स्थिति बिगड़ ना जाए। अब ये किम का मिस कॉल था या सच में जो निशाना था वो मिस हो गया है? क्यों?
उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। उत्तर कोरिया ने किसी देश पर हमला नहीं किया है। ये जो दागी गई मिसाइलें हैं वो सी ऑफ जापान में गिरी हैं। बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद जापान में अलर्ट है और मिसाइल लॉन्च के बाद जापान में इमरजेंसी अलर्ट घोषित किया गया है और कहा गया है नागरिकों को कि वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ये मिसाइल लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और साउथ कोरिया अपना वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं और यह अभ्यास सोमवार से शुरू हुआ और यह अभ्यास पूरे 11 दिन तक चलने भी वाला है। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की रक्षा तैयारियों को मजबूत करना और संभावित खतरों से निपटने की क्षमता को बढ़ाना है। हालांकि उत्तर कोरिया लंबे समय से इस तरह के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विरोध करता रहा है। साउथ कोरिया का दावा है कि यह अभ्यास दरअसल उसके खिलाफ संभावित हमले की तैयारी होते हैं। नॉर्थ कोरिया का यह दावा है। दूसरी तरफ सियोल और वाशिंगटन यानी साउथ कोरिया और अमेरिका का कहना है कि यह अभ्यास पूरी तरीके से रक्षात्मक है और इनका उद्देश्य केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। एक पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है। हाल ही के दिनों में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका ने साउथ कोरिया में तैनात कुछ एयर डिफेंस सिस्टम को वहां से हटा करके दरअसल मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में भेज दिया। जापान साउथ कोरिया का अब आखिरकार होगा क्या? ईस्ट एशिया से अमेरिका और कमजोर हुआ है। अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम को क्योंकि वहां से हटा लिया है। साउथ कोरिया में तैनात सैन्य तैनाती भी हटाई गई, उसे कम किया गया है। मिडिल ईस्ट के तनाव को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया था। यूएस के हटने से जापान दक्षिण कोरिया को खतरा हुआ और फिलहाल साउथ कोरिया कमजोर स्थिति में है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को निशाना बना सकता है। उत्तर कोरिया साउथ कोरिया में सीमा विवाद वर्षों से जारी है। उनके बीच में भी संघर्ष लगातार चलते रहता है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर इस समय उत्तर कोरिया ने साउथ कोरिया के खिलाफ कोई सैन्य अभियान शुरू किया तो स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की कमी साउथ कोरिया की सुरक्षा व्यवस्था को अस्थायी रूप से कमजोर कर सकती है। यही कारण है कि उत्तर कोरिया के इस मिसाइल परीक्षण को केवल एक सामान्य परीक्षण नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे एक रणनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है, चलिए वो आपको बताते हैं। उत्तर कोरिया का जो मिसाइल टेस्ट है, कितनी मिसाइलें? दक्षिण कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। कहां से लॉन्च की है? प्योंगयांग के पास सुनान इलाके से। ये कहां गिरी है? जापान के पूर्वी तट के पास सी ऑफ जापान में गिरी है। इनकी मैक्सिमम ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर और इनकी जो रेंज है वो 340 से 350 किलोमीटर। जापान और उत्तर कोरिया के बीच में तनाव हालांकि कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल पुरानी बात है। इनके बीच में बार बार ये तनाव देखने को मिलता है। जापान और उत्तर कोरिया के बीच में भी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में भी। और पिछले कई वर्षों से उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु परीक्षण ने जापान की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया है। जब भी उत्तर कोरिया कोई मिसाइल परीक्षण करता है तो अक्सर वो जापान के ऊपर से गुजरती हुई या जापान के समुद्री क्षेत्र के पास गिरती हुई देखी गई है। इससे जापान में बार बार आपातकालीन अलर्ट तक जारी करना पड़ता है और इसी वजह से जापान ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत किया और अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ाया। किम जोंग उन की अगुवाई में उत्तर कोरिया ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मिसाइल और परमाणु क्षमताओं को तेजी से बढ़ाया है। देश नियमित रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों, रॉकेट और अन्य सैन्य प्रोजेक्टाइल्स का परीक्षण करता रहता है और इन परीक्षणों के जरिए उत्तर कोरिया एक तरफ अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता है और दूसरी तरफ अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों पर दबाव भी बनाता है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं वो जरा बताते हैं। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि प्योंगयांग अपनी सुरक्षा रणनीति के तहत परमाणु हथियारों को एक निवारक शक्ति के रूप में देखता है। उसे लगता है कि इसके अलावा और कोई निवारण नहीं है, सिर्फ परमाणु हथियार ही एकमात्र उपाय है जिससे बाहरी ताकतों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से बच भी सकते हैं और काम तमाम भी कर सकते हैं। जब ये मिसाइल लॉन्च हुआ तो उसकी सूचना मिलने के बाद क्या हुआ? इसकी सूचना मिलने के बाद जापान सरकार ने तुरंत इमरजेंसी अलर्ट घोषित कर दिया।
इसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यालय ने दोपहर करीब 1:30 पर विशेष निर्देश जारी किए। अब इमरजेंसी अलर्ट में बताया गया कि मिसाइल लॉन्च से जुड़ी हुई जानकारी को तेजी से संग्रह और विश्लेषण, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। जनता को समय पर सही जानकारी इसके बारे में दी गई। विमान, जहाज, अन्य राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा इस दौरान सुनिश्चित कर दी गई कि कहीं ये हमले के रूप में न परिवर्तित हो जाए। यह मिस कॉल था या जानबूझकर के इसे मिस किया गया है, चेतावनी के लिए। जापान की सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को मिसाइल लॉन्च रोकने की चेतावनी दी। माना जा रहा है कि दोनों के बीच में मामला गर्मा सकता है। मिसाइल लॉन्च के बाद साउथ कोरिया की सेना ने भी बयान जारी किया। साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि तुरंत उत्तर कोरिया द्वारा अपने पूर्वी समुद्र की दिशा में कम से कम एक प्रोजेक्टाइल दागे जाने का पता लगा है। हालांकि शुरुआती जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह प्रोजेक्टाइल बैलिस्टिक मिसाइल थी या किसी अन्य प्रकार का हथियार। साथ ही यह भी नहीं बताया गया कि यह कितनी दूरी तक का है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस क्षेत्र में कोई बड़ा सैन्य टकराव हुआ तो उसका असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संतुलन पर भी पड़ेगा। अब जरा यह भी जान लीजिए कि आखिरकार ये पूरा विवाद है क्या। उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया का ये विवाद है क्या। दरअसल परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर दोनों में विवाद हमेशा बना रहता है। उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर वेपन और बैलिस्टिक मिसाइल, साउथ कोरिया कहता है हमारे लिए खतरा है। साउथ कोरिया मिसाइल और हथियारों का सीधा खतरा मानता है। दोनों ही एक दूसरे के जो न्यूक्लियर हथियार है, जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पर आरोप लगाता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर आरोप लगाता है कि ये हमारे लिए खतरा है। यूएस के ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स को उत्तर कोरिया आक्रमण की तैयारी कहता है और 2023 में किम जोंग उन ने साउथ कोरिया को दुश्मन तक घोषित कर दिया था। उत्तर कोरिया साउथ कोरिया को अमेरिका की कठपुतली कहता है। अब आपको यह भी बताते हैं कि उत्तर कोरिया और जापान का आखिरकार विवाद क्या है। साल 1970-80 के दशक में दोनों में विवाद शुरू हुआ। उत्तर कोरिया ने दर्जनों जापानी नागरिकों का अपहरण कर लिया उस दौरान। 2002 में किम जोंग उनके पिताजी, जिनका नाम किम जोंग इल था, उन्होंने 13 मामलों की पुष्टि कर दी। मिसाइल और न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर के जापान हमेशा परेशान रहता है। उत्तर कोरिया की मिसाइलें हमेशा और अक्सर आप कह सकते हैं कि जब भी उनका परीक्षण होता है तो वो सी ऑफ जापान में ही गिरती हैं या वहां से ऊपर से गुजरती हुई देखी जाती है और इसी वजह से जापान इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। कुल मिलाकर के उत्तर कोरिया का यह ताजा मिसाइल लॉन्च ऐसे समय हुआ है जब दुनिया पहले ही कई बड़े भू राजनीतिक तनावों से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध, पूर्वी एशिया में बढ़ता सैन्य तनाव वैश्विक सुरक्षा पर ये नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब जब तबाही हर तरफ देखने को मिल रही है तो हमें अपने बगल में भी जरा देख लेना चाहिए क्या चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, रूस और यूक्रेन में। वहां पर भी तो यही हो रहा है। वहां पर भी तो इसी तरीके से युद्ध चल रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध को एक लंबा वक्त बीत गया है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी पिछले 3 हफ्तों से युद्ध चल रहा है। अब आपको वर्ल्ड नाउ में चीन की भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइल और बमों की लड़ाई नहीं रह गई। अब इस जंग में भविष्यवाणियां भी चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के बीच में एक ऐसी भविष्यवाणी वायरल हो रही है जिसे लोग चीन का नास्ट्रेडमस कहते हैं। दावा यह है कि सदियों पहले ही इस जंग का सुपर पावर की हार का इशारा कर दिया गया था। क्या सच में इतिहास की भविष्यवाणी आज की जंग से मेल खा रही है? और क्या अमेरिका को इस युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है? क्योंकि भविष्यवाणी यही की गई थी कि इसमें सुपर पावर को नुकसान होगा। मिडिल ईस्ट में जंग धधक रही है। अमेरिका, इस्राइल, ईरान आमने सामने हैं। मिसाइल से लेकर के ड्रोन बरस रहे हैं।
और दुनिया तीसरे बड़े टकराव की आहट सुन रही है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के जिस महायुद्ध को दुनिया आज अपनी आंखों से देख रही है, उसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी। बीजिंग के मशहूर प्रोफेसर शू किन जियांग, जिनका नाम अब अचानक से पूरी दुनिया में गूंज रहा है, उन्हें लोग अब चीन का नास्ट्राडामस कह रहे हैं। अब जरा चीन का नास्ट्राडामस कहे जाने वाले प्रोफेसर शू किन जियांग और ईरान अमेरिका की जंग की भविष्यवाणी और अमेरिका कैसे घुटनों पर आ रहा है, उसके बारे में आपको बताते हैं। आज के हालात को देखते हैं। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ ये सैन्य संघर्ष अब एक गंभीर मोड़ पर है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, अब इस जंग के साथ जुड़ गई है भविष्यवाणियां और इतिहास की चेतावनियां भी। कहा जा रहा है कि चीन के मशहूर भविष्यवक्ता ने जिस टकराव का जिक्र किया था, उसकी परछाई आज की जंग में दिखाई दे रही है। अमेरिका ऐसी जंग में कूद गया है जो उसकी कभी थी ही नहीं। शुरुआत से ये टकराव ईरान और इजराइल के बीच का था, लेकिन इस टकराव में डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक रणनीति ने अमेरिका को सीधे युद्ध के मैदान में लाकर के खड़ा कर दिया है। यानी जिस लड़ाई में अमेरिका शुरुआत में सिर्फ सहयोगी था, अब वही अमेरिका इस जंग का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है, वही अमेरिका इस जंग का कर्ता धर्ता बन गया है। और आज हालात कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहां अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से भी जवाब उतना ही तीखा मिल रहा है। चीन की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई थी, क्या वो अमेरिका पर भारी पड़ेगी? ट्रंप 2024 चुनाव जीत करके दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे, बन गए। ट्रंप के दौर में अमेरिका ईरान टकराव बढ़ गया, यही तो भविष्यवाणी रखी गई थी चीन की तरफ से। ईरान पर सख्त सैन्य कार्रवाई की चेतावनी थी, जो हो रही है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की आशंका है, जो हुई 2025 में। 28 फरवरी 2026 के ट्रंप बयान से और ज्यादा चर्चाएं बढ़ी। बड़े युद्ध की स्थिति में अमेरिका को भारी नुकसान होगा, यह भी बताया गया उनकी तरफ से। अंत में अमेरिका को हार का सामना करना पड़ेगा, यह भी कहा गया। जियांग की भविष्यवाणी एक बार फिर से वैश्विक बहस को जन्म दे रही है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी जंग अब तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है। इसके बाद भी इस संघर्ष की ना तो तीव्रता कम हुई और ना ही इसके खत्म होने के कोई स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट का यह युद्ध धीरे धीरे एक बड़े भू राजनीतिक टकराव में बदलता जा रहा है। दुनिया भर में अमेरिका की तरफ से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ईरान चारों तरफ से घिर चुका है और उसकी कमर टूट चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और है, कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ईरान ने अपनी प्रॉक्सी वॉर की रणनीति से अमेरिका को मिडिल ईस्ट की भूल भुलैया में उलझा दिया है। अमेरिका की सैन्य शक्ति आज उस देश के सामने बेबस दिखती है जो दशकों से प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, लेकिन फिर भी झुकने को तैयार नहीं है। बीजिंग के मशहूर प्रोफेसर शू किन जियांग ने 2024 में एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी यही की थी। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान से सीधी जंग लड़ता है, तो यह जंग अमेरिका के लिए सबसे महंगी सैन्य भूल साबित हो सकती है, और हो भी रही है। अमेरिका को हर दिन अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज ही उसके जो 5 रिफ्यूलिंग जेट हैं, उन्हें ईरान ने मार गिराया। कल KC-135 क्रैश हो गया, तो एक बड़ा नुकसान तो अमेरिका झेल रहा है। ईरान पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ेगा, यह भी उनकी तरफ से कहा गया, जियांग की तरफ से, बल्कि वो ड्रोन, मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क से सुपर पावर को थका देगा। और आज वही सब तो नजर आ रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें इसी भविष्यवाणी के सच को दिखा रही हैं। अमेरिका का KC-135 एयर रिफ्यूलर विमान क्रैश हो गया। अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों के नुकसान के दावे किए गए। खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यही वो बिंदु है जहां प्रोफेसर जियांग की भविष्यवाणी फिर से चर्चा में आ गई। ईरान के साथ टकराव में दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली सेना को झटके पर झटके लग रहे हैं। जो डिफेंस सिस्टम अमेरिका की ताकत कहा जाता है, उसी पर सवाल उठने लगे हैं।
युद्धक विमानों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिसे कभी कल्पना माना गया था वो आज हकीकत जैसा दिखने लगा है। युद्ध के मैदान से आ रही खबरें भी अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है। ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में अमेरिकी एयरफोर्स को नुकसान हुआ और इस जंग का असर अब अमेरिका के अंदर भी दिखने लगा है। ट्रंप की युद्ध रणनीति को लेकर अमेरिका में विरोध बहुत ज्यादा हो गया है। अमेरिकी संसद में सवाल उठ रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और कई पूर्व रक्षा अधिकारियों ने भी इस जंग की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। यानी जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं है, अमेरिका के अंदर भी राजनीतिक तूफान खड़ा किया हुआ है। युद्ध का असर अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने से तेल सप्लाई और शिपिंग रूट्स पर खतरा बढ़ गया है। ग्लोबल बाजार में अस्थिरता है और युद्ध का खर्च अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बोझ डाल रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ये जंग लंबी चल गई तो इसका सबसे बड़ा आर्थिक बोझ भी अमेरिका को ही उठाना पड़ेगा। चीन के प्रोफेसर जियांग ने 2024 में कहा था कि मिडिल ईस्ट में ऐसा युद्ध होगा जिसमें अमेरिका को भारी सैन्य और राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा और उसकी वैश्विक ताकत को गंभीर चुनौती मिलेगी। आज जब युद्ध हो रहा है तो कई लोग कह रहे हैं कि ये भविष्यवाणी एक एक करके सच होते जा रही है। प्रोफेसर जियांग ने अपनी भविष्यवाणियों में एक ताकतवर साम्राज्य का जिक्र किया था, वही आज दुनिया के सामने एक बड़ी ताकत बनकर के खड़ा हुआ है। इस भविष्यवाणी में कहा गया कि ईरान पश्चिमी ताकतों के सामने नहीं झुकेगा, ये अपने दुश्मनों को लंबे युद्ध में उलझा करके रखेगा और जो मिडिल ईस्ट की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर के उभरेगा। भविष्यवाणी में साफ कहा गया कि ईरान इस युद्ध से अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बचा करके बाहर निकलेगा। यानी तमाम हमले, प्रतिबंधों और सैन्य दबाव के बावजूद तेहरान झुकेगा नहीं और यही तेहरान की आज तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। बदलाव में वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव